नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात कर रहे हैं बेटी पढ़ तो रही है पर बच नहीं रही। यूपी में दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक महिला हवस का शिकार हो रही हैं। ताजा मामला कई जिलों से निकलकर सामने आया, जिसमें हमीरपुर जिले में स्कूल से घर जा रही छात्रा का रास्ता रोककर शोहदे छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर छात्रा के साथ मारपीट की गई, जिससे छात्रा बेहोश हो गई। छात्रा के परिजनों को सूचना मिलने पर उसे नजदीकी सीएससी केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से छात्रा को रेफर किया गया है। घटनास्थल से राहगीरों ने दोषियों को दौड़ाकर पकड़ लिया। छात्रा के पिता ने थाने में तहरीर दिया। वही मेरठ में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। किराए का मकान दिखाने के बहाने ले जाकर 4 युवकों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। स्वजन ढूंढते हुए बंदे मकान की अर्धनग्न हालत में युवती मिली। कुशीनगर में 7 साल की मासूम से बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया है। घटना को अंजाम देते समय राहगीरों ने रंगे हाथ बुजुर्ग को पकड़ा। पूर्व ग्राम प्रधान का भाई आरोपी बुजुर्ग बताया जा रहा है। कानपुर में भी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बच्ची के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है और पूरा मामला बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक गांव का बताया जा रहा है। सवाल यह है, महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, इसमें सवाल उठता है कि कैसे बचेंगी बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन बच नहीं पा रही हैं, और ये काफी ज्यादा शर्मनाक हो गया है। आज जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में महिलाएं क्या घर से निकलना बंद कर दें? ये जो मानसिकता है, इस पर कैसे कंट्रोल हो? सरकार को क्या करना चाहिए? ये भी सवाल है कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। किस तरीके की आखिर घटनाएं घट कैसे रही हैं और इसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? प्रदेश में लगातार इस तरीके की घटनाएं हमीरपुर, कुशीनगर, मेरठ, कानपुर में रेप के मामले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। गाँव के रहने वाले हैं। हम नौरंगा पढ़ाई करने आते हैं। हमारी छुट्टी के टाइम हम साइकिल लेके निकले थे, तो गली में मतलब उतरे गांव के अंदर 2 लड़के थे। एक लड़का हमारी क्लास 11th का था, हम 12th में पढ़ते हैं। वो लड़का पीछे था और एक लड़का पता नहीं कहाँ का था उसका घर उधरी। और वो उसने आवाज़ दी, हम साइकिल चला रहे थे। पहले मैंने सुना नहीं, दोबारा उसने दी, मैंने सुना तो वो कह रहा इसको, तो मैंने कहा हाँ भैया क्या काम है? तो वो बोला मुझे घर जाके तुम कॉल करना। मैंने कहा भैया तुम हो कौन और कहाँ से हो और क्या करना है कॉल? मैं नहीं लगाऊंगी। तो उसने मुझे धमकाया कि कॉल नहीं लगाओगे तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे। श्री ज्ञानेंद्र सिंह, थाना मझगवा, जनपद हमीरपुर के द्वारा थाने में आकर बताया गया कि उनकी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष, जो कक्षा 12वीं की छात्र है, विद्यालय से पढ़कर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में 2 युवक, जिनका नाम शिवम पुत्र राजेंद्र लोधी एज 18 वर्ष व एक अन्य जिसकी उम्र 17 वर्ष है, निवासीगढ़ नौरंगा, थाना मझगवा के द्वारा लड़की के साथ छेड़खानी की गई। लड़की द्वारा विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए पीड़िता को सीएससी नौरंगा ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य थी, लेकिन बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। आवेदक से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। घर से गायब थी। क्या? हम ढूंढने निकले तो वहाँ पे बेहोश पड़ी थी। बंद मकान। अच्छा, कौन लोग हैं वो? किन लोगों ने ये गलत हरकत करी है? क्या मोहल्ले गई। क्या क्या नाम है, कुछ मालूम है आपको? तालिब नाम है और बाकी का पता नहीं। कितने लोग थे लगभग? 4 से 5 जने बस। अच्छा, क्या करते हैं वो लोग? पता नहीं है, पता नहीं। तो कोई कंप्लेंट वगैरह कराई थी आपने? हाँ, कंप्लेन तो। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तो साथ में ही अभी। अच्छा, बच्ची कितने साल की है? कुछ 15 साल। क्या स्थिति है बच्ची की? सीरियस है अभी तो, सीरियस। आज साहेबपुर जनपद कुशीनगर के थाना खड्डा के ग्राम चतुर छपरा में एक 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी व्यक्ति करीमुल्ला सनाब रज्जाक उम्री करीब 60 वर्ष को हिरासत पुलिस में लिया गया। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कराकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी।
अरे हमारे बच्ची हमारे दरवाजे से लेकर गया है झाड़ी में, और नहर पे झाड़ी में लेकर गया था, बलात्कार करने के लिए वो मूड में था। उसके बाद वो उसका भाई प्रधान है, प्रधान बोल रहा है तो फ़ोन करके बोलते जो है कि आपको अगर कोई भी अगर कार्रवाई की है तुमको जान से मरवा देंगे हम। सर वैसा व्यक्ति को जो है कि घर ढलवा दीजिए और उसको सब फांसी की सजा सुनवाइए। देखने को मिल रही है प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं अनौछार की घटनाएं, जिसको लेकर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो सरकार की व्यवस्था को लेकर हो। ठीक है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं मुमताज आलम जी, नेता सपा जुड़ चुके हैं, अब्दुल मलिक प्रवक्ता भाजपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रूपा पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर गणेश शंकर जी हालत से मनोचिकित्सक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से, आकाश रावत संवाददाता कानपुर से, सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से, सच्चिदानंद पांडे संवाददाता कुशीनगर से जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजू शर्मा मेरठ से। मेरठ की अगर हम बात करें राजू, तो क्या कुछ यहाँ पर पूरा प्रकरण रहा और किस तरीके से मामले की जांच पड़ताल की जा रही? 8-7 को पहला दिखाऊं मैं। अब बिल्कुल देखिए यशी, मैं आपको बता दूं कि अभी पश्चिम बंगाल का जो पूरा मामला सामने आया था, वो अभी पूरा मामला ठंडा भी नहीं हुआ है। तो उसकी तरह मेरठ में भी वारदात हुई है। बाकायदा लड़की को घर से बुलाकर ले जाया जाता है किराए का मकान दिखाने के बहाने, और उसके बाद वहां पर बारी बारी से 4 लोगों द्वारा उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जब वो बेहोश हो जाती है, लहूलुहान हो जाती है, तो उसको वहां पर ही फेंक कर चारों आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। जब परिजन उसको तलाश करते हैं तो वहां वो बंद मकान में पहुंचते हैं और उसे लहूलुहान और बेहोशी की हालत में देखते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस बच्ची को, जो किशोरी थी जिसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल जो बच्ची है, किशोरी है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, लेकिन जो जवान है वो अभी पुलिस पकड़ से दूर है। पुलिस दावे तो कर रही है कि हाँ हम लगातार दबिशें दे रहे हैं, गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी की अगर वर्तमान की बात करें तो अभी तक पुलिस खाली हाथ है। पुलिस के हाथ कोई भी अभी जो आरोपी है वो नहीं लग पाया है। देखिए, अब पश्चिम बंगाल का मामला उठा था, तमाम डॉक्टरों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था, सामाजिक कार्यकर्ता पूरे देश में उबाल रहे हैं, यहाँ तक कि भारत बंद तक की नौबत आ गई थी। और उसके बाद देखिए जो वारदात है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। चाहे मेरठ की बात हो, कुशीनगर की, हमीरपुर की, पूरे प्रदेश में आज कहीं न कहीं ऐसी वारदातें सामने आई है। तो समझा जा सकता है कि जो दरिंदे हैं वो मानने का नाम नहीं ले रहे, सुधरने का नाम नहीं ले रहे, लगातार घिनौनी जो वारदात है उसको अंजाम दे रहे हैं। और पुलिस अभी फिलहाल लगातार जो कार्रवाई के दावे है वो बेशक कर रही है, लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो खाली हाथ है। मेरठ में भी अभी अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, फरार चल रहे हैं। हालांकि जो मेरठ के एसपी सिटी है आयुष विक्रम सिंह, वो बड़े दावे कर रहे हैं कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन हकीकत अभी कुछ और है, क्योंकि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जो पीड़िता है वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वो भी वजह ये है कि वो आरोपी उसको वहां से बहला फुसला कर घर से लेकर गया और उसके साथ एक बंद मकान में किराए का मकान दिखाने के बहाने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और उसकी सजा भुगतनी चाहिए थी आरोपियों को, लेकिन सजा भुगत रही है पीड़िता किशोरी। वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उसका जिला अस्पताल में फिलहाल उपचार चल रहा है। पीड़िता के जो भाई है उनके द्वारा थाने में शिकायत की गई है, बाकायदा नामजद तहरीर दी गई है। बताया गया है कि तालिब नाम का जो युवक था वो घर के पास ही रहता था और उसी ने अपने 3-4 अन्य लोगों के साथ, साथियों के साथ इस गैंगरेप के वारदात को अंजाम दिया और किशोरी को बेहोशी और लहूलुहान की स्थिति में अर्धनग्न अवस्था में छोड़कर फरार हो गया है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वारदात पूरे प्रदेश में हो रही है। हमीरपुर में भी यही हुआ, कुशीनगर में भी यही हुआ और मेरठ। तो लगातार प्रदेश में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है और अपराधी ठीक है। राजू, वापस आते हैं आपके पास। संवाददाता आकाश रावत का रुख कर लेते हैं कानपुर से। आकाश, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ मामला रहा और किस तरीके की कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही? अनम्यूट कीजिएगा।
जी, आप अनम्यूट सुन पा रही कीजिए। हैं? जी जी जी, कंटिन्यू करिए। जी, जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला 2 दिन पहले का है। एक सुनसान इलाके में एक युवक ने 5 साल की बच्ची को ले जाकर दुष्कर्म करने का इसके बाद की तहरीर के आधार पर बिठूर थाने में अभियोग पंजीकरण कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने टीमें गठित कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रदेश में हो रहे महिलाओं के बढ़ते अपराध के खिलाफ लगाम कसने पर लगे हुए हैं, कानपुर पुलिस भी उनके निर्देशों का पालन करते हुए जगह जगह मेडिकल कॉलेज जहाँ महिला बाधित क्षेत्र है वहाँ पुलिस की तैनाती कर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो वैसी जिन्हें दर्जा है कोई संदेह नहीं है, उनके अंदर आज तक पुलिस का प्रयास नहीं किया। ठीक है, हमारे साथ सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। हमीरपुर की बात करें सिद्धार्थ, तो क्या कुछ ही पूरा मामला रहा? सिद्धार्थ, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबे की सरकार हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, दोनों ही महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रही है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हो या मिशन शक्ति अभियान चलाए जाते हैं और पुलिस पेट्रोलिंग की बात कहती है, लेकिन जो पूरे हैं सब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। बात करें कोचिंग सेंटर हो चाहे स्कूल हो, दोनों में ही सौदे और मंचनों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करें हमीरपुर जनपद की, तो जो कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, जो वहां से बालिकाएं निकलती हैं, तो सौदों की जो बाइकर गैंग है वो उनके आसपास मंडराते हुए नजर आते हैं। वहीं बात करें इसी तरह हमीरपुर के मझगवां थाना क्षेत्र में एक बच्ची जब अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी, 2 सौदों ने उसको बीच रास्ते में रोका, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, जिसके विरोध में जिसका विरोध करना बच्ची को भारी पड़ गया। बच्ची का विरोध देखकर दोनों सौदे हैं वो आक्रोशित होकर डंडों से बच्ची की पिटाई कर दी। पिटाई होने से बच्ची बेहोश होकर जमीन में गिर पड़ी, जिसके बाद जो घटना स्थल पे मौजूद लोग थे उन्होंने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया और कुछ लोगों ने दौड़कर दोनों सौदों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। देखने वाली बात यह है कि दोनों सौदों में एक सौदा बच्ची के विद्यालय में ही कक्षा 11 में पढ़ने वाला था। अब बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन ने दोनों ही सौदों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो दोनों सौदे हैं उन्होंने बच्ची को उसका चेहरा खराब करने की धमकी दी थी। अब इस मामले में देखना होगा कि हमीरपुर पुलिस प्रशासन क्या करता है। जी ठीक है, सच्चिदानंद पांडे कुशीनगर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। सच्चिदानंद जी, कुशीनगर की बात करें तो क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में? सच्चिदानंद जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिएगा। सच्चिदानंद जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, इनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहती हूँ अविरल मलिक जी से। अविरल मलिक जी, मुझे लगता है 3-4 दिन हो गए हैं लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और मैं सच बताऊं तो मेरा चर्चा करने का मन भी नहीं करता है इस मुद्दे पर। मैं बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं क्या बात करूँ, मैं रोज आपसे क्या सवाल पूछूं और मैं क्या जो व्यवस्थाएं बदल ही नहीं रही हैं, जो चीजें होनी चाहिए या जिस तरीके का कानून होना चाहिए या जिस तरीके से बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए वो हो ही नहीं पा रही हैं, तो हमारा रोज चर्चा करने का क्या फायदा है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते अगर मैं इस बात का उत्तर दूं तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां कार्रवाई की जाती है और इसीलिए लोगों को उम्मीद होती है, जिनके साथ अन्याय हुआ होता है उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में होती है और जहां सत्ता में नहीं होती है, दोनों ही स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी उस पीड़ित पक्ष के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है कि उसे न्याय मिले, उसे इंसाफ मिले। और जहां तक बात है इंसाफ की लड़ाई की, बंगाल में हम सत्ता में नहीं है
लेकिन वहां भी हम पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। यहाँ हम सत्ता में हाँ हैं, विरल जी, तो डिबेट निश्चित में रूप से बैठकर जहां आप न्याय बंगाल होता का है जिक्र ना वहां करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बंगाल को तो प्राथमिकता पे आपको रखना पड़ेगा, वरना आप कैसे बता पाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात तो विरल जी ये है, मैं आपसे ये नहीं जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार कार्रवाई करती है या नहीं करती है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी घटनाएं घट भी क्यों रही हैं और कैसे घट रही हैं। मैं उस सिनेरियो में तो जा ही नहीं रही हूं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। करना आपकी मजबूरी है, करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। तो मुझे ये मत बताइए कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। मेरा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं घट भी कैसे रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा कार्रवाई करना हमारा दायित्व है और हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन उस विषय पर भी हमें बोलना चाहिए और सबको बोलना चाहिए कि दायित्व बंगाल की सरकार का भी बनता था, लेकिन शेख शाहजहां पर उसका मजहब को देखकर कार्रवाई नहीं की जाती थी। लेकिन आज का विषय, मैं आज के विषय पर आपको उत्तर देता हूं। देखिए, जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना अगर कहीं भी घटित होती है तो ये बहुत दुखद है और भारतीय जनता पार्टी इसकी कठोर निंदा करती है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के समय में क्या होता था, आज के समय में क्या होता है, वो तुलनात्मक अध्ययन है, उसमें निश्चित रूप से आज के समय में अच्छा हो रहा है, लेकिन उस तुलनात्मक अध्ययन में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है और भविष्य में ये भी नहीं होगा जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। और अगर कहीं घटना होती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी होगा, जो भी अपराध किया होगा, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। विरल जी देखिए, कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि जवाब आपके पास भी नहीं है कि आखिर ये घटनाएं घट क्यों रही हैं और कैसे इनसे हम बच पाएंगे। मैं आऊंगी मुमताज आलम जी, होल्ड ऑन प्लीज। घटना के घटित होने की बात है। देखिए, कानून बने हुए हैं, एकदम कड़ा कानून है, हर स्थान पर है, हर विषय के लिए है, हर अपराध के लिए कड़ा कानून है, लेकिन उसके बाद भी मर्डर होते हैं। लोगों को मालूम होता है जो मर्डर कर रहा है कि वो जेल जाएगा, उसे जेल भुगतनी पड़ेगी, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, ये मालूम होता है, उसके बाद भी लोग करते हैं। तो इसमें समाज की मानसिकता में भी परिवर्तन लाना आवश्यक है, समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक है। और जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, अगर महिला सुरक्षा की बात आती है तो लोगों के संस्कार में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। आज समाज सुधार की भी एक प्रकार से व्यापक आवश्यकता है, लोगों की मानसिकता को बदलना, कि मां बहन बेटियों को सम्मान की दृष्टि से देखें, इस नजर से देखें। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों में संस्कार आए और गुरुकुल शिक्षा पद्धति बहुत आवश्यक है। उसकी आज के समय में साधु संत और देश की जनता भी निश्चित रूप से मांग कर रही है। उस क्षेत्र में भी विचार किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, मुमताज आलम जी। जी मैडम। अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। बोलिए ना, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप उंगली उठा रहे थे तब से। मैडम मैं ही कह रहा हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी अभी बेटियों के बारे में इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिल्किस बानो इस देश की बेटी नहीं थी? जब बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा होते हैं तो फूल मालाओं से स्वागत करने वाले कौन थे? क्या मणिपुर में वो हमारे देश की बेटी नहीं थी जिसे नंगी करके घुमाया गया? क्या कश्मीर में उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उस बलात्कारी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अदालत की छत तक चढ़ गए, छत पर भगवा झंडा लहरा दिया? तो इनसे पहले पूछिए, जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप फूल मालाओं से नहला देंगे, फूल मालाओं से ढक देंगे, तो आपकी नियत का साफ पता चलता है। आपकी ये ढोक ढकोसला है। आपकी राज्य में बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो हद हो रही है। उत्तर प्रदेश के अखबार उठा के देखिए, आप मेरठ का अखबार उठा के देखिए, मुरादाबाद का अखबार उठा के देखिए, लखनऊ का अखबार उठा के देखिए, लगातार बेटियों के साथ में कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं बेटियों के साथ जाति हो रही है, कहीं बेटियों को जलाई जा रही है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ है। इनके विधायक बलात्कार के जुर्म में जेलों में सजाएं काट रहे हैं। इनका मुंह इस लायक नहीं है ये कहें कि हम बेटियों के हितैषी में, और इनसे बिल्किस बानो के ऊपर जवाब लीजिए। उनके दोषियों मैं आपको एक बात बोलूं बहुत क्लियर कट,
मैं बिल्कुल भी ना पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, मैं ये नहीं जाना चाहती सपा सरकार में क्या हुआ, बीजेपी की सरकार में क्या हुआ। मेरा मेन मोटिव जो है चर्चा करने का वो बेटियों की सुरक्षा है। अब वो चाहे बंगाल की हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे राजस्थान की हो, फर्क नहीं पड़ता है कि वो किधर से है। मुमताज आलम जी प्लीज, ये दोहरा चरित्र हम समाजवादी पार्टी का भी देख चुके हैं अभी हाल ही में। नहीं, मैं बिल्किस बानो का कांड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताइए, हमारे किसान हमने कौन से बलात्कारियों को फुलबानों से लाचा? नहीं, पता नहीं कौन सा राग गाने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, आज के टॉपिक ये आपको राग लगेगा, हम मुसलमान है ना, आपको राग लगेगा हमारी बात का, हमारा दर्द नहीं लगेगा। हमारी बहन बेटी आपके लिए आपकी कैसी बातें कर रहे हैं मुमताज आलम जी? ये मुस्लिम कहाँ से आए, ये हिंदू कहाँ से आए? बेटी बेटी होती है, वो चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं आपकी? मैं मुसलमान हूं तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, हम सुन रहे हैं आपको यहाँ बैठकर। हकीकत हो चुकी है मैडम, जुल्म ज्यादती हो रही है। अभी इनके लोग क्या नहीं कर रहे पूरे देश में। समस्या यही है ना, जब हम चर्चा करने बैठते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, तो उसमें धर्म आड़े आ जाता है, वहां पर राजनीति आड़े आ जाती है। बेटियां ऐसे कभी जीवन में सुरक्षित नहीं हो पाएंगी, कभी नहीं हो पाएंगी। बंद करिए ढकोसला। सवाल कीजिए, जब बलात्कारियों को फूल मालाओं से ला देंगे तो बेटियां कैसे सुरक्षित हो जाएंगी? मुमताज जी को फूल मालाओं से ला दोगे, मुमताज जी बेटियां तब भी सुरक्षित नहीं होंगी जब आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराने की बात करी जाएगी, ठीक है? और कहा जाएगा कि जरा डीएनए टेस्ट करा के पता कर लीजिए कि पहले किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया होगा तो फिर आप उनको सजा नहीं दे सकते, आप बुलडोजर नहीं चला सकते। फिर ट्वीट किया जाता है अयोध्या की बेटी पर एक शब्द समाजवादी पार्टी के मुंह से नहीं निकला है। इसलिए बेटी, मेरी बात सुनिए, लड़कियों की अस्मत के साथ किसी भी राजनीतिक दल को खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है, और खासकर मैं यहां बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी किसी भी व्यक्ति को, और मैं राजनीति नहीं चाहती हूं। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। सच्चिदानंद जी का रुख कर लेते हैं फटाफट। सच्चिदानंद जी, आवाज मिल रही है आपको? सच्चिदानंद जी, आवाज मिल रही है? कृपया करके अनम्यूट कर लीजिए। यही तो परेशानी है। ठीक है, सच्चिदानंद जी की आवाज नहीं आ पा रही है। सतरूपा जी, देखिए जिस तरीके से बेटियों के साथ लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, या मुझे लगता है कि अब राजनीति से उठकर थोड़ा सा बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, जो कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो वो ऐसा कर नहीं रहा। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो लास्ट जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं बेटी पढ़ तो रही पर बच नहीं रही। सच्चिदानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको आवाज आ रही है? सच्चिदानंद जी 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 अपनी बात को पूरा आ रही है, हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही? जी ठीक। सच्चिदानंद जी, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले की? जी, आपको बता दें कि खड्डा थाना क्षेत्र से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है। ये शनिवार के शाम की बात है, जहां पर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग 7 वर्षीय बच्ची को मछली देने के बहाने बहला फुसलाकर अपने गांव से 200 मीटर दूर एक नहर की पट्टी पर लेकर जाता है, जहां पर उसे दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। वहीं पर बच्ची के शोर शराबा करने के बाद ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं। ग्रामीण के साथ साथ बच्ची के परिजन भी वहां पहुंचते हैं, और उसे के बाद से वहां से आरोपी भागने का प्रयास करता है, लेकिन ग्रामीण उसको पकड़ लेते हैं और उसकी धुनाई करते हैं। धुनाई करने के बाद गांव में ला करके बंधक बनाते हैं, और उसी में से ग्रामीण जब
थाने को सूचना देते हैं तो थाने की पुलिस आती है और लोगों से बीच बचाव करते हुए थाने पर ले जा करके त्वरित कार्रवाई करती है। उसी में बताया जा रहा है कि जो आरोपी है, आरोपी पूर्व प्रधान का भाई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और रूपा पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रूपा जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। रूपा पांडे जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। यशी जी क्या कहूँ, अभी आपने कहा कि इन पर चर्चा करने की अब हिम्मत नहीं बची है। बिल्कुल यही मेरे भी दिमाग में चलता रहता है कि हम लोग लगातार इस पर बहस करते हैं, सारी आवाजें उठाई जाती हैं, सड़क से लेकर यहाँ तक कि संसद तक भी वो हमारी आवाजें वहां तक पहुंचती है कि किस कदर अत्याचार और किस कदर वहशत फैली हुई है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं कि कोई 60 वर्ष का बुजुर्ग है और 7 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह की कहते थे विकृत मानसिकता की एक बाढ़ सी आई हुई है समाज में। और देखिए, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर ही इस पर बात करनी होगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो। बेटियों की जहां आबरू की बात आती है वहां तो सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि आबरू पर उनकी आंच ना आए। कार्रवाई होना तो ये द्वितीय श्रेणी में आता है कि अगर कुछ घटनाएं घट जाती हैं तो हम कैसे न्याय दिलाएंगे, लेकिन जो घटनाएं हैं ये ना हो, इसके लिए अब कड़े से कड़े कानून हमारे पास देखिए बनाने की जरूरत नहीं। निर्भया जब कांड हुआ उसके बाद बड़ी लंबी लड़ाई लड़कर अदालत में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिससे कि मजबूत कानून हमारे हाथ में आ जाए। वो सारे कानून है। निर्भया फंड की देखिए जहां तक बात है, कितना बहुत एक बड़ी मद में पैसा है, लेकिन उस पैसे का कोई खर्च कहाँ किया जा रहा है, बच जाता है, वो खर्च तक नहीं होता है। हमें लगता है कि सीसीटीवी कैमरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, चाहे वो ट्रेनी डॉक्टर रही हो, उसके साथ घटनाएं घटी। अभी आपने एक जो घटना बताई कि जिसमें वो मकान देखने जा रही है, अब लड़कियों को अपने घर से बाहर जाकर शिक्षा लेनी होती है तो उन्हें मकानों की, कमरों की जरूरत रहती है और वहां माता पिता होते नहीं है, तो उन्हीं को किसी तरह अपने लिए मकान की खोज करनी पड़ती है। ऐसे में अगर कानून का कोई इस तरह के कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे, पुलिस सड़कों पर नहीं दिखेगी तो लोगों में भय नहीं आएगा। और देखिए, हर समाज में मानसिकताएं रहती हैं कि उस तरह के, लेकिन उन पर अंकुश कैसे लगे। किसी भी समाज में ये पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी की हिम्मत कैसे पड़ जाती है, उसको कानून का भय क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। योगी सरकार में इतने प्रयास किए जाते हैं, इतने दावे किए जाते हैं, लेकिन पुलिस का एक बाल क्यों नहीं बुलंद हो रहा है, पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। मैं तो बार बार हमेशा हर डिबेट में बोलती हूँ कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर दिखाई पड़नी चाहिए और महिला पुलिस की भर्ती बहुत ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। जब महिला पुलिस बाहर दिखेगी तो लड़कियां, महिलाएं भी बेझिझक अपनी बात को शेयर करेंगी, थानों में बाकायदा जाना चाहेंगी। और हर थाने में 1 या 2 महिला पुलिस कर्मी होने से काम नहीं बनेगा, बाकायदा इनकी भर्ती बहुत होनी चाहिए। ये लंबे समय से मैं मांग करती रहती हूँ और पुलिस का एक बाल ही बुलंद होना पड़ेगा और ऐसी सख्त सजा के मैसेज जाने चाहिए जिससे कि इन विकृत मानसिकता वाले लोगों को हिम्मत ही ना पड़े कि किस तरह। अब देखिए, स्कूल में एक 12th की लड़की है, उसके साथ 11th का जो लड़का है वो अगर हरकत कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अभी बात उठी है कि समाज के भी बहुत जागरण की जरूरत है, लेकिन पुलिस का और कानून का, सरकारों का कर्तव्य भी बहुत ज्यादा है। उनको इस पर सख्त कार्रवाई करके और सख्त मैसेज जाने चाहिए ताकि घरों से इस तरह की जो कहीं देखिए आसमान से ये सब नहीं टपकते हैं, ये कहीं ना कहीं घरों से ही निकलते हैं। किसी के भाई, पति, बेटे, ये पिता, यही तो होते हैं। तो घरों में भी इस तरह की अवेयरनेस जानी चाहिए
और मुझे लगता है कि अब ये बाढ़ रुकनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को एक डर सा लगता है। किसी भी क्षेत्र में स्त्री है तो उसे डर लगता है, सहकर्मी से भी डर लगता है, घर में भी डर लगता है, कहीं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है स्त्री, ये विडंबना है। ठीक है, डॉक्टर गणेश शंकर जी का रुख कर लेते हैं। गणेश शंकर जी, अभी यहाँ पर विकृत मानसिकता की बात चल रही है, ये किस तरीके की मानसिकता है या आज हम किस समाज में रह रहे हैं जहां पर कोई भी सुरक्षित, कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। पहले मुझे याद है लोग कहते थे कि जो लड़कियां हैं या जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं वो ऐसे कपड़े पहनती हैं, वैसे कपड़े पहनती हैं, जिसकी वजह से उनका रेप होता है। फिर धीरे धीरे एक स्टेटमेंट चलने लगा कि अब स्कूल की लड़कियां जो हैं वो जाती हैं तो वो ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम आज इस दौर में आकर खड़े हो गए हैं, 2-2 साल की बच्चियां, 4-4 साल की बच्चियां, 2-2 महीने की बच्चियां सेफ नहीं हैं। तो ये समाज लड़कियों को आखिर कब तक दोष देता रहेगा? और ये जो विकृत मानसिकता के लोग धरती में जन्म ले रहे हैं, इनको कैसे सुधारा जाएगा? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सबसे पहले तो मैं कुछ कहूँ, मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करूंगा उन पीड़िताओं के लिए जो इतनी बड़ी त्रासदी से, इतने बड़े दुख से गुजरी। पूरा देश अभी एक मामले को विटनेस कर रहा है, हर जगह कैंपेन चल रहा है। अभी कोलकाता में जो डॉक्टर्स के साथ हुआ, हम सभी ने देखा। मुझे जब इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया तो मुझे बोला गया, डॉक्टर साहब एक डिबेट है इस विषय पर, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं डिबेट कहाँ है इसमें? तो चाहे किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि भी यहाँ पर है, हम सभी इसमें डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम सब एक एक्सपर्ट पैनल की तरह एक इस विषय, इस ज्वलंत विषय पर एक मत होकर चर्चा कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा, और जब तक हम लोग एक मत होकर चर्चा करके समस्या का समाधान नहीं करेंगे, इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है। ये कार्यक्रम अभी आधे घंटे में बंद हो जाएगा और हम सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेके। हमें ये समझना चाहिए कि एक ऐसी घटना हमारे पूरे भारतीय मूल्यों पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमारे कल्चर पे और सबसे बड़े हमारी सोच पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देती है विश्व पटल पर। हम लोग क्वेश्चनेबल हो जाते हैं, हमारी कई सारी बातें झूठी साबित हो जाती हैं। बच्ची का रेप हो जाता है और हम उस घटना को थोड़ी देर चर्चा करके खत्म कर देते हैं और फिर से इंतजार करते हैं कि शायद कल फिर एक नई घटना हो। इसके लिए बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, समय सीमित है। मैं कुछ विषयों पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए, जब कोई ये व्यक्ति डिसाइड करता है कि उसे रेप करना है, तो हमें ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के ब्रेन में, उसके सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा चेंज ऑलरेडी हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई डिसाइड करे कि उसको हेरोइन लेना है या नहीं लेना है। मैं आप सभी से पूछूंगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, क्यों मैं हेरोइन लूंगा, ये तो बहुत बड़ा नशा है। लेकिन समाज में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने डिसीजन ले लिया है कि नहीं, उन्हें नशा लेना है। तो रेप करना है कि रेप नहीं करना है, यह रेप करने वाला अपराधी पहले ही अपना माइंडसेट कर चुका होता है। हमें यह समझना चाहिए। ये माइंडसेट आता कहां से? ये माइंडसेट बहुत सारे फैक्टर से आता है। ये जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। पैदा होता है तो माइंडसेट लेके पैदा होता है। इसको हम लोग कंडक्ट डिसऑर्डर, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, ये सारी चीजें बोलते हैं। चाइल्डहुड में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं हम लोगों के क्लिनिक पर आते हैं। इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर होते हैं। परिवार ध्यान नहीं देता ऐसे बच्चों पर। ऐसे बच्चे बचपन में अपने बिगड़ैल स्वभाव के कारण अपने घर में, स्कूल में और पास पड़ोस में बहुत बदनाम होते हैं। ये बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं और बहुत जल्दी नशे की आदत में लिप्त होते हैं। साथ में चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। फादर ही अपनी मदर को, वो देख रहा है बच्चा कि फादर शराब पी के आता है, रोज मारता है अपनी उसकी मदर को। उसका ब्रेन का सॉफ्टवेयर बदलता है। किस प्रकार के फैमिली वैल्यूज में रहता है। क्या परिवार इस कार्यक्रम के बाद, आपका कार्यक्रम देखने के बाद, लोगों को छोड़िए, हम सभी के अपने घर में चर्चा करेंगे? क्या हम अपने बच्चों को समझाएंगे कि ये क्या होता है, ऐसा नहीं करना है, कितना इम्पैक्ट है? रेप का विक्टिम एक अकेला नहीं रहता, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है उसका। इमेजिन करिए जब वो बच्ची बड़ी होगी, शादी होगा, उसका बच्चा होगा और उसके बच्चे को पता चलेगा उसकी मदर के साथ इतना बड़ा क्राइम हुआ था, उसकी मनोदशा क्या होगी? कोई नहीं इतनी गहराई तक जाता। हम सिर्फ क्रॉस सेक्शनल डिस्कशन करते हैं, वर्टिकली एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं कि एक रेप विक्टिम का मतलब एक परिवार हमेशा के लिए खत्म, आने वाली जनरेशन पे उसका प्रभाव, किस प्रकार के दोस्तों के बीच में रहता है,
किस प्रकार के समाज में हम लोग रहते हैं जहां की इतना पेट्रियार्कल सिस्टम है। मैं देख रहा हूं 9 पैनलिस्ट हैं, 2 फीमेल 7 मेल। अरे भाई जेंडर इक्वेलिटी की बातें ही होती हैं, आएगा कब समाज में, ग्राउंड में कब आएगा? पेट्रियार्कल माइंडसेट जहां में सिर्फ पावर कंट्रोल। रेप विक्टिम आपको पता है वो सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर के लिए नहीं रेप करता है, वो प्रूव करता है कि वो कितना पावरफुल है, वो कितना कंट्रोलिंग है, ऑब्जेक्टिफाई कितना कर सकता है फीमेल बॉडी को। तो बहुत विकृत है मानसिकता। मैं अपनी बात बहुत समरी में करके खत्म करूंगा। इसके लिए नशा, पॉर्न साइट्स बहुत बड़े लेवल पे जिम्मेदार हैं। छोटे से बच्चे को भी शराब लेना बहुत आसान है। अधिकतर रेप के क्राइम जो वे शराब के नशे में, शराब या दूसरे प्रकार के नशे के सेवन लेने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं। तो मेरा कहना है कि शराब पे, पॉर्न साइट पे बहुत रोक लगाई जाए अधिकारियों के द्वारा। और जनप्रतिनिधियों यहाँ पर हैं, उनसे मेरी एक बड़ी अपील है। बहुत सारी रिसर्च की गई है हमारी इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के द्वारा, जो कि मानसिक रोग विशेषज्ञों की शीर्ष संस्था है भारतवर्ष में। उसमें कहा गया है कि अगर खेल खेलने के लिए प्रेरित किया जाए किशोरावस्था के बच्चों को, तो रेप के चांसेस बहुत कम होते हैं। जनसंख्या कंट्रोल कैसे हुई थी भारत में? टीवी फ्री में बांटे गए थे, टीवी फ्री में बांटे गए थे, जनसंख्या कंट्रोल हुई थी। यानी बहुत इनोवेटिव आइडियाज लाने हैं। एक एमएलए कम से कम 2-3 लाख लोगों का प्रतिनिधि है। आप लोग अपने क्षेत्रों में खूब सारे आउटडोर गेम्स आयोजित करिए, युवाओं को उसमें इन्वॉल्व करिए, उसके अंदर की इनर निगेटिव एग्रेसिव एनर्जी गेम्स में निकलनी चाहिए, काफी हद तक फर्क पड़ेगा। साथ में हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए जो बच्चियों को सेल्फ डिफेंस समझाए, जो उनको ये बताए या लड़कों को भी सिखाए कि कैसे उनको बिहेव करना है फीमेल के साथ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गणेश शंकर जी, देखिए आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और कैसे चीज़ों को बेटर किया जा सकता है, लेकिन हम एक जाल में नहीं फंसे, हम बहुत सारे जाल में फंसे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो बात हो गई कि हम जो पुरुष हैं उनको कहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं या इस तरीके की एक्टिविटीज़ और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि कानून व्यवस्था जो है वो भी धराशायी हो जाती है। अगर पीड़ित पक्ष आता है कंप्लेन करने के लिए तो उसकी कंप्लेन नहीं लिखी जाती, या कुछ सवाल जवाब ऐसे होते हैं जिनके डर से पेरेंट्स जाना नहीं चाहते पुलिस के पास। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो छोटी छोटी बच्चों के साथ जो रेप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक हो जाते हैं। और रेप करने वाले कौन होते हैं? पड़ोसी, चाचा, मामा, फ्रेंड, इस तरीके के लोग होते हैं। अब इनसे भी अब या तो हम घर से वाकई निकलना बंद कर दें। बीइंग अ वुमन मुझे भी ये टेंशन होता है कि आगे मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको किस तरीके से बोलूँगी कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, या आप कैसे तैयारियां करिए, या आप कैसे आगे बढ़िए। क्योंकि ये समाज को देखने के बाद लगता है कि भाई हम शाम को सुरक्षित घर वापस जाते हैं तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि आज मेरी बेटी सही सलामत वापस आ गई। एक चीज़ से नहीं होगा, अगर हम व्यवस्थाओं को और बेहतर करेंगे, अगर हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, पॉलिटिकल ना जाकर हम अगर इसे वाकई महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर देखेंगे तो मुझे लगता है स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। अविरल मलिक जी 30 सेकंड का मिले तो मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा। जी 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 कहिए गणेश शंकर जी। मैं सिर्फ इसमें यह कहना चाहूंगा, मेरे पास रोज क्लिनिक में इस तरीके की यंग फीमेल्स आती हैं जो डिप्रेशन में इसलिए हैं कि उनके ऊपर, उनके कोचिंग के आसपास के माहौल में, उनके एनवायरनमेंट में उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत सारे फैक्टर, मैं सिर्फ एक फैक्टर बोलूंगा, पूरा परिवार जिम्मेदार है इसके लिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं पुलिस की, कानून व्यवस्था, नियम, भाजपा के मित्र ने कहा कि है, सब कुछ है, जिम्मेदारी है परिवार की। परिवार कभी इस बात को अपने बच्चे के मन में आत्मविश्वास पैदा ही नहीं कर पाता कि बेटा अगर तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत हो, हम तुम्हें कभी भी जज नहीं करेंगे, आप तुरंत अपने पापा को, अपनी मम्मी को अपनी बात बोलिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। अगर बच्ची ने किसी के साथ, मेल फ्रेंड के साथ बात कर ली है, अब उसको स्टॉक कर रहा है, परेशान कर रहा है, बच्ची इस डर से नहीं बोलती है मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे। हर आपके कार्यक्रम के माध्यम से हर परिवार आज ये शपथ ले सकता है कि वो अपनी बच्ची से आज ये बोलेगा कि बेटा कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें जज नहीं करूं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। अविरल मलिक जी
जी राजनीति देखिए, ना जहां करके- तक हमारी पार्टी का विषय है और जहां तक राजनीति का विषय है, तो इन मुद्दों को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, तो कानून व्यवस्था मजबूत है और मजबूत की जा रही है, इसमें प्रयास किया जा रहा है, और जो घटना घट रही है दुखद है। और जहां तक बात है लोगों में संस्कार की, देखिए लोगों में संस्कार की कमी है, ये बिल्कुल सही बात है, इस बात को मानना पड़ेगा। अगर लोगों में संस्कार हो तो इस प्रकार का कदम लोग उठाने से डरेंगे, इस प्रकार के कदम लोग नहीं उठाएंगे। और ये मानसिकता कहां से आती है, आखिर ये क्रिमिनल माइंडसेट लोगों का किस प्रकार से बन जाता है, इस विषय पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और जहां तक बात है क्रिमिनल माइंडसेट की, किन लोगों के साथ वो व्यक्ति बैठ रहे हैं, किन चीजों को देख रहे हैं, क्या चीज वो पसंद कर रहे हैं, किन फिल्मों को देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आज के दौर में जिन पर विचार करना बहुत आवश्यक है। और जो समाज में घट रही हैं घटनाएं, उसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है, बहुत विषय इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन जहां तक बात है हमारी सरकार की, अगर इस प्रकार की घटना कहीं भी घटित होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराधी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी अपराधी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, कोई भी कार्यकर्ता हो। ठीक है, वापस आएंगे। इसी बीच खबर आपको बता देते हैं अम्बेडकर नगर से, जहां पर एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में गए, जहां उन्होंने कहा कि यूपी में जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित हैं। और आज हम यूपी के ही 4 मामलों का जिक्र कर रहे हैं। अविरल जी, देखिए, जहां तक ये विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से कहा गया, बिल्कुल सही बात है। इसका जिस प्रकार से एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, एंटी रोमियो स्क्वाड का विरोध किसने किया? वो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी को क्या समस्या आखिर हुई एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन से? ये अपनी मानसिकता क्यों प्रदर्शित आखिर बार बार कर देते हैं? यही वो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, जो मानते होंगे आज भी, क्योंकि इनके तो नेताजी ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये इस प्रकार की मानसिकता को अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो क्या लोगों का क्रिमिनल माइंडसेट नहीं बनेगा? लोग इन चीजों के प्रति पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे? जो इनके समर्थक हैं, जो इनके वोटर्स हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनके मानसिक स्थिति पर किस प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट डालेंगी चीजें, ये भी तो देखा जाना चाहिए। एक इतने वरिष्ठ व्यक्ति, एक इतना वरिष्ठ नेता जो देश में रक्षा मंत्री रह लें, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लें, बड़ी थोड़ी सी भी शर्म बाकी है आपको? जो व्यक्ति है ही नहीं यहाँ पर, जो व्यक्ति दुनिया में ही नहीं है, उनके स्टेटमेंट पर आज चर्चा करने का क्या फायदा? क्या फायदा है, मुझे बताइए। नहीं, उन्होंने जो कहा, उनकी जो मानसिकता रही होगी, जब रही होगी, देखिए वो बहुत पुराने नेता रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर जनरेशन की बात करें तो अब जनरेशन में बहुत फर्क आया है। अखिलेश यादव के मुंह से हमने कभी इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं सुने, ठीक है। तो वो एक डिफरेंस हम देखते हैं, उसको हम समझते हैं, और अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ महिला सुरक्षा को लेकर चाहती हूँ कि इसको एक सतर्कता जो है वो करते हैं। तो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, ये डीएनए टेस्ट इन्हें याद आता है केवल और केवल, महिलाओं की सुरक्षा इन्हें याद नहीं आती है। और उसके साथ अविरल जी, मैं वापस आती हूँ। बड़ी खबर बता देते हैं जरा दर्शकों को। अम्बेडकर नगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में बेटियां सुरक्षित है। अम्बेडकर नगर में सीएम योगी ने यह बात कही है। भी आप सब जान रहे हैं, लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुन लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 से पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
अविरल, सुना आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्या कुछ कहना है? नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो बयान दिया गया बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पष्ट है। 2017 से पहले की क्या स्थिति थी, अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है तो तुलनात्मक अध्ययन के बयान अनुसार दिया है और आज ही 4 बेटियों की बात कर रहे हैं हम यूपी की। जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, इन विषयों पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें कि सपा की सरकार में और भाजपा की सरकार में अंतर किया जाए या डिफरेंशिएट किया जाए या तुलनात्मक अध्ययन दोनों की सरकारों का कर लिया जाए, एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते या एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, तो आप भी इस बात को पाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं, रात के 2 बजे भी बाहर निकलकर जाती हैं, अपने कार्य करती हैं, प्रसन्नता पूर्वक। चलिए ठीक है विरल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गणेश शंकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल बात कर रहे हैं जिस तरीके से बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी, जहाँ एक और कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन बच नहीं पा रही हैं, और ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। खास पेशकश में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।